हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाइलेंसेस। तो देखिए, इस पे हम लोग ने ये पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये वाला जो हम लोग का टॉपिक है, ये इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें जो आज पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन बाय लेंस। रिफ्रैक्शन बाय लेंस, तो अब यहां पर जो हमारा ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय लेंस, इस पे इस चीज का इस्तेमाल होगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो लेंस है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये दो सरफेस से मिलकर बना है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। एक सरफेस ये एबीसी जो है, ये ऐसी, और दूसरी ये एडीसी, ये इन दो सरफेस से मिलकर बना है। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से दो सरफेस। एक सरफेस हमारी, एक ये हो जाएगी ए, और यहां पर एक हमारा अगर प्रिंसिपल एक्सिस बना दे तो ये ए, फिर यहां पर बी और सी। और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, इसको अगर हम मान लीजिए कि ये n1 हो गया और ये n2 हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिए। ठीक है, इधर n1 और यहां पर जो हमारा मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n2 हो गया। ठीक है, ये जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो गया। उसके बाद फिर यहां पर जो ये हमारा है दूसरा सरफेस, ये वाला, ये दूसरा सरफेस को हम लोग मान सकते हैं कुछ ऐसा दूसरा स्फेरिकल सरफेस, और इस सरफेस से पास होते हुए फिर जो रह जाएगी उसको हम लोग फाइनली एज अ इमेज ट्रीट करते हैं। यानी कि यहां पर एक जो लेंस है उस पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने की वजह से, दो स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से दोनों सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले इस सरफेस से होता है, ये जो पहले वाली है इधर, उसके बाद फिर ये जो दूसरी सरफेस है उससे होता है रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो हम लोग यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट ओ का, यहां पर ऐसे की एक रह गई और ये ऐसे चली गई, ये टू स्टेप प्रोसेस होती है। ओके, तो टू स्टेप प्रोसेस यानी कि पहले ये वाली सरफेस, उसके बाद ये जो दूसरी सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर जाकर होगा। तो पहली सरफेस पे के सामने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज है, इससे निकलने वाली अगर लाइट ऐसे फॉल हुई इस जगह पर, तो हम लोग इस ये जो हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं C1, क्या नाम दे देते हैं? C1 ऐसे नाम दे देते हैं। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट के बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल लाइन हो जाती है, नॉर्मल टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहां से अब हमारा ये बन गया इंसिडेंट एंगल I1, और इसके बाद यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? लाइट रिफ्रैक्ट होगी। जाना चाहिए था उसको ऐसे, बट वो रिफ्रैक्ट होकर ये कहीं इस जगह पर ऐसे फॉल होगी, जिसकी वजह से यहां पर एक हमारी इमेज बनेगी I1। हमने मान लिया कि ये I1 इमेज बनी। अब ये जो I1 इमेज होगी, ये I1 इमेज वर्क करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस दूसरे सरफेस के लिए। अब देखो, क्योंकि दूसरी सरफेस कहीं दूर नहीं रखी होती, दूसरी सरफेस भी इसी जगह पर होती है। तो इस सरफेस के लिए ये वाला जो हमारा इमेज फॉर्म हुई है, पहले वाले केस के लिए जो हमारी मतलब पहली स्फेरिकल सरफेस के लिए जो इमेज फॉर्म हुई है, ये दूसरी वाली सरफेस के लिए ये एक्ट करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या एक्ट करेगी? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्चुअल में तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये जो इमेज है I1, इसी को मान लेंगे कि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर यहां से हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं कि क्या होगा, कैलकुलेशन करते हैं, और ये निकल कर आता है कि ये जो फाइनल इमेज बनती है वो कहीं यहां पर बनती है। यानी कि इसको अगर एज अ होल मैं एक बार में समझाऊं तो वो ये है कि लाइट यहां से गई, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर फाइनली बाहर आ गई। ठीक है, बट इसको हम लोग दो स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहले हम रिफ्रैक्ट करके देखते हैं पहली स्फेरिकल सरफेस से, उसके बाद इस दूसरी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट करके इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज जो हमारा पहला स्फेरिकल मतलब ये जो हमारा लेंस था ऐसा, इसकी हम पहली सरफेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग पहली सरफेस की बात करें इस वाली की, तो इसको हम बना सकते हैं कुछ ऐसा कि ये हमारी एक सरफेस बन गई,
और इस सरफेस में ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इधर वाला जो पूरा मटेरियल है वो हमने मान लिया कि ये एक स्फेरिकल सरफेस थी आगे, तो जैसा हम लोग ने माना था कि पीछे इधर पूरा मटेरियल है उसको ऐसे मान लिया। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर हो गया n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग ने इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को यहां पर इंसिडेंट कराया और इस लाइट को हमने ये देखा कि ये जाकर इमेज फॉर्म कर रहा है कुछ इस जगह पर I1 पर, और इस जगह पर हमें नॉर्मल भी तो बनाना होगा ना, नॉर्मल बनेगा तभी तो इमेज बनेगी। तो नॉर्मल के लिए हमने मान लिया कि ये C1 हमारा इस पहली वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां से ये चीज हमारी ये नॉर्मल बन गई। ठीक है, तो इस नॉर्मल को हम अगर चाहें तो यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, n1 नाम दे सकते हैं, पहली नॉर्मल इसको नाम दे दिया हमने ऐसे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। यहां पर पहली सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल I1 हो गया और यहां पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया इसका नाम R1 दे दिया गया। अब यहां पर ये C1 हो गया, ये I1 हो गया, इस पॉइंट को हम B नाम दे दें क्योंकि ये A B और C था और यहां पर इसको ये D था। ओके, और फाइनल इमेज यहां पर I बन रही थी और ऑब्जेक्ट यहां पर था। तो इसके एक पार्ट को हम लोग ने अलग किया तो ये ऐसा बन गया, n1 इधर n2 इधर, A पॉइंट हो गया ये इधर वाला और A B C पॉइंट। ठीक है, ये C1 और C अंतर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये C बस एक इस स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज हो गई क्लियर। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये R1 हो जाएगी और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी O हो जाएगी, U हो जाएगी। ठीक है, O से लेकर B तक की हमारी U हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जब इस तरीके की सरफेस होती है तो हमारे लिए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पे बेस्ड हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो कि हमारा होता है कितना, n1 डिवाइडेड बाई OB, n1 डिवाइडेड बाई OB, यही होता है ना, n1 यानी कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 डिवाइडेड बाई OB प्लस n2 डिवाइडेड बाई ये जो इमेज यहां पर फॉर्म होती है यानी कि B2I, यहां पर BI बन जाएगा। देखिए मैं इसको ये चीज मैं कई बार कहता हूं कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं, उनके सिर्फ n1 बाई OB ये नहीं याद करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल डिवाइडेड बाई जो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको यहां पर रखा जाएगा। अब यहां पर अगर OB नाम है तो OB हो जाएगा, अगर यहां पर नाम कुछ और होगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तब जाकर आप इसको करेक्टली याद कर पाएंगे। तो n1 बाई OB प्लस n2 बाई BI I1 और यहां पर इक्वल हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई हम लोग यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको लेते हैं यानी कि BC1। अब यहां पर जब हम लोग क्या करेंगे, इस पे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, जब इस पे हम लोग इसको इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा अब यहां पर। ठीक है, पहला तो ये कि ये पहली सरफेस के लिए था। अगर इसी तरीके की क्वेश्चन हम दूसरी सरफेस के लिए लिखें, क्या करें, दूसरी सरफेस के लिए तो उस दूसरी सरफेस हमें पहले बनानी पड़ेगी। तो दूसरी सरफेस को अगर हम मान लीजिए कि ये हमारी जो है इसी जगह पर जो दूसरी सरफेस है वो कैसी है, ऐसी। ठीक है, दूसरी सरफेस है बिल्कुल ऐसी, मतलब कि ये हमारा अगर लेंस है, इसकी एक सरफेस को हमने ऐसे बनाया और दूसरी सरफेस को इसी जगह से हम बनाएंगे। ओके क्लियर, ये इस अरेंजमेंट पर हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो अब क्योंकि उस पेज में जगह नहीं थी तो इस वजह से मैं यहां पर बना दे रहा हूं, या फिर यहाँ अगर हम बनाना चाहें तो एक्चुअल में जो मैं बनाऊंगा वो उसको यहां बनाऊंगा, बट इस सेम चीज को मैं यहां पर आगे बना सकता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर बनाया इस सरफेस को, ये ऐसी सरफेस हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से ये जो है ये हो जाएगा A क्योंकि ये पॉइंट वही है और नीचे वाला पॉइंट C हो जाएगा, बट ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर D हो जाएगा। क्लियर, यहां पर अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n2 हो गया और यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ये n1 हो गया। ठीक है, n2 n1। उसके बाद यहां पर जो हमारा लाइट मतलब है, ठीक है, ये वाली जो लाइट है, जैसे मैंने लाइट जाके फॉल हो रही थी यहां पर, इमेज फॉर्म हो रही थी, तो मैंने बताया कि इसको हम एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी कि इस जगह से हम ये कंसीडर करते हैं कि ये I1
पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि जो रे इंसिडेंट हो रही है वो इस जगह से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, हम ये मानेंगे, और यहां से फिर बनाएंगे क्या, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सेकंड वाली सरफेस का, और एक नॉर्मल बनेगा इस जगह पर, और इस नॉर्मल के अबाउट, ठीक है, इस नॉर्मल के अबाउट यहां पर फिर एक हम ये मानेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो कैसी है, ये ऐसी आ रही है, ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है। यानी कि इस रे को, ये जो हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली रे थी उसी को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, और ये मानेंगे कि रे यहां से आ रही थी। तो अगर रे ऐसी आ रही थी और हमारा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इसको N2 नाम देते हैं, सेकेंड वाला नॉर्मल, तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल हो जाएगा हमारा I2। कितना हो जाएगा? I2। और इस नॉर्मल और जो ये अब रे आगे जाएगी, ठीक है, ये बनेगी ऐसे, तो I और नॉर्मल के बीच का एंगल बन जाएगा हमारा R2। ये वाला एंगल हमारा R2 कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसी तरीके से, और वो क्या बन जाएगी हमारी, -N2 डिवाइडेड बाई डी आई वन प्लस N1 बाई, यहां पर देखो ये पहला हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। हम मानेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं अंदर ही रखा हुआ है। बस यहां पर ये ध्यान देना है आपको कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम ये मानते हैं वो यहीं पर कहीं पर बन रहा है। ठीक है, तो N2 बाई डी आई वन ये हुआ, उसके बाद N1 बाई ये हमारा डी ये हो जाएगा डी, और बन जाएगा ये N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई DC2, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये DC2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई, एक इक्वेशन ये और ये दूसरी इक्वेशन ये। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे किस अप्रोक्सीमेशन के साथ, थिन लेंस के अप्रोक्सीमेशन के साथ। किसके साथ? थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन के साथ। थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन क्या है कि थिन लेंसेस के लिए जो हमारा ये वाला डिस्टेंस होता है हमारा, जैसे BI1, ठीक है, BI1 की अगर हम लोग बात करें, ये जैसे मान लीजिए ये BI1, ये वाली जो डिस्टेंस होती है BI1, ये बराबर हो जाती है DI1 के। यानी कि BI1 जो है वो DI1 के बराबर हो जाती है। ये हमारा थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये हमारा थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है और जो हमारा DI1 है वो कैसा है, बराबर है। वो कैसा है, बराबर। इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग लेते हैं और इसी अप्रोक्सीमेशन के बाद ही हमारा यहां से कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में इस चीज को पढ़ेंगे तो वहां पर थिक लेंस के बारे में बात होती है, और थिक लेंस पे क्या होता है कि हम किसी तरीके के अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं करते, इनको भी कंसीडर करते हैं, जिससे कि हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट निकल कर आता है। जो अभी हम ऑब्टेन करने वाले हैं उससे थोड़ा डिफरेंट निकल कर आता है जब हम लोग थिक लेंस की बात करते हैं, और वो होता है हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, यानी कि 12th के बाद अगर आप इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो वहां आप पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, यहां पर थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन लिया है, यानी मेरे ये सब बताने का मीनिंग ये है कि आपको यहां पर ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, कि जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इस अप्रोक्सीमेशन के साथ कर रहे हैं, और आपको भी ये स्टेप तो भूलना नहीं है, ये लिखना ही लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर इस डेरिवेशन में। तो ये DI1 और ये ये BI1 और DI1 ये वाली डिस्टेंस हमारी बराबर है थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन के वजह से। ओके, तो अब जब ये हमारे कंडीशन निकल कर आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, जो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन में इनको पुट करेंगे। ठीक है, तो इनको पुट करिए। ये जो हमारा DI1 है, ये जो हमारा DI1 है, और ये जो यहां पर हमारा BI1 है, इसकी जगह पर अगर मैं यहां पर BI1 ही लिख दूं, क्या लिख दूं, BI1। ठीक है, BI1 ये ऐसे, और इधर भी BI1 ही रहने दो। तो हम लोग यहां से N2 की वैल्यू निकालकर इस जगह पर पुट कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, हाँ या ना, पुट कर सकते हैं, तो पुट करिए। तो जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन निकालें तो क्या बन जाएगी, देखिए N1 बाई OB प्लस यहां से N2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें
ठीक है, N2 बाई बी आई वन की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आ जाएगा हमारा N2 माइनस N1 बाई, इसको एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग इसको उधर माइनस पे ले जाते हैं, ठीक है, या इसको इधर माइनस पे ले जाते हैं, उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा N1 बाई डी आई माइनस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई DC2। ये आ जाएगा N2 बाई B1 की वजह से, जो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे, तो N2 बाई B1 को जब हम रिप्लेस करें, ये चीज एक्चुअली उधर लेगा और ये इधर माइनस पे ले आए, तो N1 बाई डी आई माइनस N1, सॉरी N2 माइनस N1 बाई DC2, फिर यहां से इक्वल में आ जाएगा N2 माइनस N1 और BC1, ये इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखिए और हम लोग इसी को ही आगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनी, N1 बाई OB, ये क्या बनी N1 बाई OB, यानी कि इस जगह पर अगर मैं इसको हटा दूं यहां से सारी चीजें, तो क्या बन गया N1 बाई OB प्लस यहां पर ब्रैकेट में क्या आ रहा था हमारे, N1 बाई DI, यही आ रहा था, माइनस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई यहां पर हमारा DC2, ठीक है, DC2 आ रहा था, ठीक है, DC2 ये आ गया। देखिए, आपको डेरिवेशन करते वक्त कभी भी हर एक स्टेप को नहीं याद रखना होता है, आपको यह सीखना होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है, बस वही कॉन्सेप्ट होता है यहां पर। ओके, हमें डेरिवेशन पूरा थोड़ी ना ऐसे याद करना होता है, हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है यह सीखना होता है। तो वो जब चीजें सीख जाते हैं तो डेरिवेशन हो जाता है। यानी कि अगर आपको पता है कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में कैसे जाना है, तो आप तो पूरी बिल्डिंग को चढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप, मतलब ये नहीं आपको याद रखना है कि हर स्टेप कैसा है, आपको ये याद रखना है कि हर स्टेप को चढ़ना कैसे है, बस इसमें क्या डिजाइन बनी है, क्या है, वो आपको नहीं याद रखना है, वो तो सब निकल कर आता ही जाएगा। ओके, तो आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे आना है, गलती कैसे नहीं करनी है, ये ध्यान देना है। तो N2 माइनस N1 बाई DC2 इक्वल टू यहां पर बन जाएगा ये N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई यहां पर BC1, ठीक है, ये BC1 बन गया। अब यहां से ये वाला जो टर्म है इसको उधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा N1 बाई OB प्लस N1 बाई DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई BC1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई DC2। तो यहां से N2 माइनस N1 को कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो N2 माइनस N1 ये कॉमन हो गया, इधर बचा 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2, ये चीज, और यहां से हमारा हो गया N1 कॉमन बाहर, तो ये बचा यहां पर N1 कॉमन, तो यहां पर बचा 1 बाई OB प्लस 1 बाई DI। ये अब इस N1 को इधर डिवाइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई OB प्लस 1 बाई DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1, और यहां पर आ गया 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2। अब यहां पर हमारे पास काम बचा है इनकी मतलब ये जो OB DI BC1 DC2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको पुट करने का। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब हम लोग इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कार्टेशियन जो हमारा साइन कन्वेंशन है, यानी कि साइन कन्वेंशन जो हमारे यहां पर है उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई, ये इक्वेशन हमारी निकल कर आई है ये वाली, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन हमारी निकल कर आ गई, यहां पर ब्रैकेट होगा ये चीज, तो N1 बाई OB प्लस N1 बाई DI इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और ब्रैकेट में यहां पर हमारे 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2। अब यहां पर BC1 क्या था, BC1 की अगर बात की जाए तो BC1 हमारा था R1, ठीक है, BC1 क्या था हमारा, R1 था, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ
फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, जो पहली स्फेरिकल सरफेस थी, तो कैसी थी वो? जो पहली स्फेरिकल सरफेस थी वो हमारी ऐसी थी, और इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा, BC1। देखिए BC1 लिखा है ना, तो B तो पॉइंट ये था, C1 ये था, तो BC1 इसके बीच की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसको नाम अगर हम R1 देते हैं, क्या ना दे दें, R1, और ये पॉजिटिव में होगा, क्या होगा, पॉजिटिव में, तो इस BC1 की जगह पर आ जाएगा क्या, R1 पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस का। उसके बाद फिर अब यहां पर आता है DC2। DC2 था हमारा दूसरे सरफेस के लिए, तो दूसरी सरफेस ऐसी थी, ये पॉइंट था हमारा D, और C2 पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, देखो लाइट इधर से इधर जा रही थी, तो यहां पर जो इनके बीच की मतलब यहां पर C2 और D के बीच की डिस्टेंस है वो हम लोग -R2 लेंगे। क्या लेंगे, -R2, यानी कि यहां पर जब R2 हम लोग पुट करेंगे तो माइनस कर लेंगे, जो कि यहां पर आ जाएगा, जो कि बन जाएगा हमारा 1/R1 - 1/R2। उसके बाद ये जो OB है उसको निकालेंगे। O क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, B ये, तो इस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -U, कितनी हो जाएगी, -U, तो N1/-U, इसको हम लोग पुट करेंगे, प्लस DI क्या था, D और I जो फाइनल इमेज बन रही थी उसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि प्लस में ये लेंगे, तो ये N1 इधर हमारा डिवाइड पे आ गया था इसको, तो ये इधर ऐसे ले लेते हैं, 1/-U प्लस 1/V इज इक्वल टू N2 - N1/N1, ये चीज बनी, ठीक है, यहां पर ओके, ये बना। अब इसके बाद यहां से हमारा ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। अब ये तो एक तो एक्सप्रेशन ये आ गई, एक तो एक्सप्रेशन ये आ गया। दूसरा, इसी में अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं यहां से, कि ये जो है हमारा 1/V - 1/U, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, अगर हम ये माने कि जो ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज हम लोग मानते हैं कि लेट अस सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है हमारा, इनफाइनाइट पर है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर है, हमने मान लिया कि जो U है उसकी वैल्यू कितनी है, -इनफाइनाइट, तो जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, इस लेंस के लिए, एक जो ये लेंस था इस लेंस के लिए इमेज कहां पर बनेगी, वो बनती है फोकस पे। कहां बनती है, फोकस पर। तो हम लोग ने माना कि जो इमेज बनी वो कहां पर बनी, फोकस पे, और फोकस यहां पर इसका कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा इसका। तो 1/इनफाइनाइट जब यहां पर पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा यहां पर 1/f। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाता है एक फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि N1/f इज इक्वल टू N2 - N1, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। ये हमारा कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, ये कहलाता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी लेंस को हमें बनाना है किसी डिजायर्ड फोकल लेंथ की, तो हम क्या वैल्यू लेंगे N2 N1 की, और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने चाहिए, इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक डिजायर्ड फोकल लेंथ की एक लेंस को फॉर्म कर सकते हैं। एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का जो हमारा लेंस होगा उसको फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू N2/N1 - 1, क्योंकि N1 इधर डिवाइड पर लाए तो N2/N1 हो गया, माइनस N1/N1 यानी कि 1 बन गया। और N2/N1 जो होता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बन जाता है, ठीक है। और ये यहां पर बन जाएगा 1/R1 - 1/R2। क्लियर, ये चीज, ठीक है, ये बन गया। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू N21 - 1, और यहां पर ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 निकल कर आ गया। तो सेम चीज लेंस मेकर्स फॉर्मूला के कई फॉर्म हो गए, एक तो ये इस तरीके से हम लोग ने एक बना लिया फॉर्मूला जिसको कि हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला में आप ये N21 देख रहे हैं, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीडियम। समझिएगा इस चीज को, इस पे बेस्ड यहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा
यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड इन द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ये यूज किया जा रहा है इस जगह पर। यानी कि आपने ये सुना होगा या मैजिक वगैरह भी दिखाते हैं तो क्या करते हैं कि एक हमारे पास लिक्विड है होता है कोई, उस लिक्विड के अंदर एक ग्लास को जब पुट करते हैं तो वो ग्लास दिखना बंद हो जाता है, जबकि वही ग्लास जब बाहर होता है तो वो हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहां मौजूद लिक्विड और इस ग्लास का, वो सेम हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाने की वजह से क्या होता है, N2/N1 जो यहां पर एक्सप्रेशन बन रहा था N2/N1, ठीक है, N2/N1 में N2 क्या था, जो ग्लास था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 था उसके मीडियम का। तो दोनों जब सेम हो गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 - 1 जब हो जाता है यहां पर 1 - 1 तो ये हो जाता है 0, और 0 का मतलब कि 1/f इज इक्वल टू 0, यानी कि f जो बना हमारा वो बन गया इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि जो भी रे जा रही है स्ट्रेट, वो स्ट्रेट ही जाएगी, उसमें किसी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब वो इस जगह से पास होगी, क्योंकि वो बेंड ही नहीं हो रही। लाइट तो फोकस कहां पर होगा, कहां पर, इनफाइनाइट पर होगा, ये मानते हैं हम लोग कि इनफाइनाइट पर फोकस होगा। तो जब ये इनफाइनाइट पर फोकस हो रहा है तो कहने का मतलब ये कि इस जगह पर ये ऐसा बिहेवियर शो करेगा कि ये यहां पर मौजूद ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि ये जो ग्लास है ये यहां पर मौजूद ही नहीं है। तो यही है वो ट्रिक जो कि मैजिशियंस यूज करते हैं कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड होता है इस ग्लास के साथ, तो जैसे ही वो एंटर करता है तो लगता है कि वो लिक्विड ही भरा हुआ है, ग्लास दिखना बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये होता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस पे मीनिंग जो होता है इसका वो ये है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस को बनाने के लिए N2/1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, और जो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन बात पे डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ क्या होगी उस मटेरियल, उस लेंस की। ठीक है, तो इससे ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया अभी कि फोकल लेंथ हमारी इस बात पर डिपेंड करती है कि लेंस कहां पर रखा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि लेंस कहां पर रखा हुआ है ये डिसाइड करता है कि वो जो लेंस है वो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ये उस बात को डिसाइड करेगा कि लेंस का बिहेवियर कैसा होगा। देखिए कैसे, जैसे 1/f इज इक्वल टू N21 - N1 ये रखा गया, और यहां पर आ गया 1/R1 - 1/R2, ये हो गया। अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। वो कैसी होती है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, एफ की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि N21 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और 1/R1 - 1/R2 इसकी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए कि ये वाला जो हमने एक लेंस बनाया वो ऐसा लिया, और R1 R2 इस तरीके से है कि ये इसकी वैल्यू पूरी पॉजिटिव निकल कर आई, क्योंकि R1 जो होता है वो हमारा इस तरफ होता है, और जो R2 होता है, R2, ठीक है, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का होता है, तो उसका इधर होता है, ठीक है, इस तरफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 सेकंड सरफेस का, और फर्स्ट सरफेस का जो होता है वो इधर से लगाकर इधर तक होता है R1। ओके, तो देखो R2 जब यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो माइनस में पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और R1 पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इस यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव निकल कर आएगी, अगर हमने इस तरीके का एक लेंस लिया है। ओके, उसके बाद अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका N1 है, अब यहां पर ये जो N21 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, N2/N1 - 1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये जो N2/N1 है यहां पर मान लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है N1 का वो ज्यादा है, N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि ये ग्लास है और ग्लास के बगल में यहां पर कोई ऐसा मटेरियल फिल किया गया, ऐसे मीडियम पर रख दिया गया जहां पर कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा कि N2/N1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो छोटी निकल कर आएगी 1 से, क्योंकि N2 हो गया छोटा और N1 हो गया बड़ा,
तो इस टोटल की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो लेस देन 1 होगी, यानी कि n2 बाई n1 जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। तो n2 बाई n1 अगर लेस देन 1 है, यानी कि कुछ भी वैल्यू छोटी हो 1 से, यहां पर कोई भी वैल्यू है वो छोटी है, मान लीजिए 0.5 निकल कर आ रहा है, लेट अस सपोज, या 0.75 निकल कर आ रहा है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 0.75 अगर निकल कर आ रहा है, उसको -1 किया हमने, तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, ये क्या है, पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी निगेटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, निगेटिव वैल्यू। तो 1 बाई एफ से यहां पर हम देखेंगे तो एफ हमारा निगेटिव निकल कर आएगा। तो एफ निगेटिव किसके लिए होता है, एफ निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए। एफ जो होता है वो निगेटिव होता है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो क्या देख पा रहे हैं हम, भले ही उसका शेप हमारा ऐसा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो वहां पर डिफरेंस है कि बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस, तो ये बिहेव करने लगा एज अ कॉनकेव लेंस, एज अ कॉनकेव लेंस। ये बिहेव करने लगा एज अ कॉनकेव लेंस जब हमने इस ग्लास को एक ऐसे मीडियम पर डाल दिया जहां पर कि n1 ग्रेटर देन n2 है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज थी हमारी इस पे, ठीक है। इसके आगे की जो पॉइंट है, इस पे और जो भी चीजें डिस्कशन है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।